उदयपुर नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मेहनती किसान था। उसकी पत्नी का नाम रमा था। वो दोनों एक छोटे से मकान में रहते थे और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। मोहन बड़ा ही ईमानदार किसान था। पूरे गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। मोहन के पास एक बैल था जिसकी मदद से वह अपने और दूसरों के खेतों में हल चलाकर पैसे कमाता था। सर्दी का मौसम आ चुका था और घर में राशन भी लगभग खत्म हो गया था। एक दिन रमा ने चिंतित होकर मोहन से कहा, सुनिए जी, घर में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है और ठंड भी आ चुकी है। आप बारिश से पहले ही घर का राशन, लकड़ियां और बाकी का सामान ले आइए ताकि हमें परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या राशन खत्म हो गया? और अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जिससे मैं बाजार से सामान ला सकूं। लेकिन रमा, तुम चिंता मत करो, मैं आज जमींदार के खेतों में हल चलाऊंगा, जिससे हो सकता है वो मुझे कुछ पैसे दे दें। इतना कहकर मोहन अपने बैल के साथ जमींदार के पास काम मांगने चला गया। जमींदार, जिसका नाम हरि सिंह था, गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और उसके पास कई बड़े खेत थे। मोहन जमींदार के दरवाजे पर पहुंचा और आदर से बोला, नमस्ते मालिक, क्या आपके खेत में हल चलाने का कुछ काम मिल सकता है? जमींदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गहरी आवाज में कहा, अच्छा मोहन, आजा आजा। मेरा पश्चिमी खेत देखा है ना, वहां की जमीन बहुत सख्त हो गई है। तुझे पूरा दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर खेत तैयार होगा। जी मालिक, मैं पूरा मेहनत करूंगा, मगर मजदूरी? अरे पहले काम कर, फिर मजदूरी की बात करना। मोहन को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह ईमानदार था और जानता था कि काम किए बिना पैसा नहीं मांगना चाहिए। वह अपने बैल के साथ जमींदार के खेत में पहुंच गया और पूरे दिन बिना रुके हल चलाता रहा। सूरज ढलने लगा, ठंडी हवा चलने लगी और अब मोहन के हाथ पैर दर्द से थक चुके थे। शाम होते ही मोहन जमींदार के पास पहुंचा और बोला, मालिक, मैंने पूरा खेत जोत दिया है, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि मैं घर जाकर राशन खरीद सकूं। जमींदार कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसने मोहन को देखा और ठंडी आवाज में कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिन बाद आना। मोहन चौंक गया। मालिक, लेकिन आपने कहा था कि काम करने के बाद मजदूरी मिलेगी। मेरा घर खाली पड़ा है, मेरी पत्नी भूखी है, मुझे आज ही पैसे चाहिए। जमींदार ने गुस्से से जवाब दिया, अरे तुम गरीब लोग हर वक्त पैसे पैसे का रोना रोते रहते हो। मैंने कहा ना, अभी पैसे नहीं है, जा बाद में आना। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानता था कि जमींदार से बहस करने का कोई फायदा नहीं। मोहन बहुत निराश हुआ, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह खाली हाथ घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो रमा दरवाजे पर खड़ी मोहन का इंतजार कर रही थी। उसने दूर से ही मोहन को खाली हाथ आते देखा और मोहन के घर आते ही रमा ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ जी, आप खाली हाथ ही आए? सामान क्यों नहीं लाए? अरे पूरा दिन काम करने के बाद भी जमींदार ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। कहा पैसे कुछ दिन बाद देगा। तो बताऊं अब सामान कहां से लाता? शायद हमारी किस्मत ही खराब है। आप चिंता मत करिए, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा, जिससे हमारा ठंड में गुजारा हो जाएगा। ऐसा कहकर उस रात मोहन और रमा भूखे पेट ही सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तब तेज हवाएं चल रही होती हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हर तरफ पानी ही पानी होता है और हर कोई सर्दी से कांप रहा होता है। सभी अपने अपने घरों में लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिशें कर रहे थे।
ये सारा मंजर देख मोहन परेशान हो जाता है, क्योंकि मोहन के घर ना खाने को राशन था और ना ही जलाने को लकड़ियां थीं। हो गया सत्यानाश। एक तो घर में खाने को कुछ भी नहीं और ऊपर से ये आंधी और बारिश को भी अभी आना था। हमारी तो किस्मत ही खराब है। रमा, तुम परेशान मत हो, बस मैं अभी बाजार की तरफ निकलता हूँ और घर का सारा सामान लेकर आता हूँ। तुम बस ये बारिश और आंधी में अपना ख्याल रखना। इतना कहकर मोहन भारी बारिश और आंधी में बाजार की तरफ निकल जाता है। आंधी और बारिश की वजह से मोहन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, मगर फिर भी वह दबे पांव बाजार की तरफ चला जा रहा था। कई जंगलों के गुजरने के बाद वो आखिरकार बाजार पहुंच जाता है। बाजार पहुंचने के बाद मोहन इधर उधर सुनार की दुकान ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक सुनार की दुकान मिलती है। अपनी हाथ की अंगूठी निकालकर वो सुनार को दिखाता है। अरे भाई, मुझे ये अंगूठी बेचनी है, आप मुझे इसकी कितनी कीमत दोगे? देखिए भाई साहब, इसकी बनावट को देखते हुए मैं आपको इसके ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए दे सकता हूँ। मोहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह अंगूठी उसके पिता का दिया हुआ उपहार था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। चलो ठीक है, शायद इस 50 रुपए से मेरा ठंड का मौसम गुजर जाएगा। मोहन ने घर के लिए राशन और जरूरत का सामान लिया। अब मुझे जल्द ही वापस गांव की तरफ लौटना चाहिए। पता नहीं गांव में आंधी और बारिश से कितना नुकसान हुआ होगा। मोहन 50 रुपए से सारा सामान लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। शाम का वक्त हो चुका था। मोहन चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे एक घर दिखाई देता है। जब मोहन घर के पास पहुंचा तो घर के अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया। वो मोहन को गीला देखकर उसको घर के अंदर ले गया। अरे काका, आप इस घर में अकेले ही रहते हो क्या? इस ठंड के मौसम में अपना गुजारा कैसे करते हो? बेटा, मेरा गुजारा बस ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। काका, आप इस ठंड के मौसम में लकड़ियां कहाँ से लाते हो? और इस बारिशों में आपकी देखभाल कौन करता है? बस बेटा, सब ऊपर वाले की कृपा से ही चल रहा है। इतने आंधी और तूफान के मौसम में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? काका, मैं शहर की तरफ गया हुआ था। घर का राशन खत्म हो गया था, बस वही राशन लेकर आ रहा हूँ और अब घर की तरफ जा रहा था। क्या आपके पास इस ठंड के मौसम का राशन और लकड़ियाँ मौजूद हैं? नहीं बेटा, मेरे पास ना राशन है और ना ही जलाने को लकड़ियाँ। ये सुनकर मोहन परेशान हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने इन बुजुर्ग काका की मदद ना की तो वो इस ठंड के मौसम में जिंदा नहीं बच पाएंगे। मोहन फैसला करता है कि वो सारा राशन और लकड़ियां काका को देकर घर खाली हाथ जाएगा। फिर मोहन काका को सारा सामान देने के बाद उनसे ढेरों दुआएं ली और वापस मायूस होकर घर की तरफ चल पड़ा। मैंने तो सारा राशन इन बुजुर्ग काका को दे दिया, अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? अब तो मैंने अंगूठी भी बेच दी, जो कि पिताजी की दी हुई आखिरी निशानी थी। अगर यह बात रमा को पता लगेगी तो वो कितना दुखी होगी। मोहन बारिश और आंधी में टहलता टहलता जंगल की तरफ पहुंचता है। जंगल में उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं। वो साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मोहन साधु बाबा को देखता है और उनके पास जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और आंधी और बारिश के मौसम में इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम्हें किसी चीज की तलाश है? फिर मोहन साधु बाबा को पूरी बात बताता है कि कैसे उसने अपने पिता की दी हुई अंगूठी को बेचकर अपने घर के लिए राशन खरीदा और वो रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति को दान कर दिया। साधु बाबा उसकी ये बात सुनकर उसकी कुर्बानी की तारीफ करते हैं और उसकी कुर्बानी के बदले में उसे एक जादुई मटका तोहफे में देते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि इस जादुई मटके से
तुम्हारा ठंड में गुजारा हो जाएगा। फिर मोहन जादुई मटका लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है और रमा मोहन के इंतजार में बैठी हुई होती है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप वापस घर आ गए। आप इस बार भी खाली हाथ ही लौटे। और ये मटका कहाँ से उठा लाए? चलो रमा, जल्दी से अंदर चलो, अंदर बैठकर बात करते हैं। अभी मैं बारिश से पूरा गीला हो चुका हूँ, जल्दी से लकड़ियाँ जलाओ। रमा लकड़ियाँ जलाकर मोहन के कपड़ों को सुखाती है और मोहन से पूछती है कि आपको ये जादुई मटका कहाँ से मिला। फिर मोहन रमा को सारी बातें बताता है कि कैसे उसे जादुई मटका मिलता है, कैसे उसने बाजार में जाकर उसने अपने पिता की दी हुई अंगूठी बेचता है। फिर उससे जो उसे रुपए मिलते हैं उससे वो राशन लेकर घर की तरफ आ रहा होता है तो उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है और उनके पास राशन खत्म हुआ होता है। तो मोहन उनकी मदद करता है और अपना सारा राशन उनको दान कर देता है और बताता है कि ये जादुई मटका मुझे रास्ते में एक साधु बाबा ने मुझे मेरी ईमानदारी का तोहफा दिया है। फिर मोहन और रमा अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो मौसम खुशनुमार हुआ होता है। बारिश और आंधी थम जाती है। जादुई मटके से मोहन का घर लकड़ियां और राशन से भर जाता है, जिससे वो दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर देता है और हंसी खुशी से रमा के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करता है। जनवरी का महीना था। सुबह की धुंध दोपहर तक पारसपुर के आसमान को ढके रहती। सूरज के दर्शन भी कभी कभी ही होते थे। गांव के लोग जल्दी अपने घर लौट जाते थे। शाम होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। इस बार की ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी चौपाल थी, जो अब केवल टूटे खंभों और छत के नाम पर कुछ लकड़ियों के सहारे खड़ी थी। चौपाल के एक कोने में बुजुर्ग सरला काकी रहती थी। उनके पास कोई घर तो नहीं था और ना ही कोई परिवार। उनका दिन इधर उधर छोटे मोटे काम करके बीतता था। उस शाम ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। सरला काकी ने अपने कांपते हाथों से लकड़ियां बटोरी। हे भगवान, इस बार की ठंड तो जानलेवा होगी। पता नहीं पारसपुर के और कितने गरीब इस ठंड को झेल पाएंगे। उन्होंने किसी तरह आग जलाने की कोशिश की। आग जल तो गई, लेकिन उसकी गर्माहट इतनी नहीं थी कि ठंड को हरा सके। सरला काकी अपनी जगह पर बैठे सर्दी को सहने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह गांव का अमीर व्यापारी गोपाल दास अपने बेटे किशोर के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। गोपाल दास दिल का बहुत कठोर था, वहीं उसका बेटा किशोर दिल का बहुत कोमल और मासूम था। किशोर ने सरला काकी को देखकर अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, सरला काकी इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठी हैं? अरे बेटा, गरीब लोग ऐसे ही रहते हैं, अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। अब चलो, हमें देर हो रही है। किशोर ने देखा कि सरला काकी कितनी ठंड में बाहर बैठी थी। किशोर चुपचाप सरला काकी के पास गया और अपनी जेब से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर उन्हें दे दिया। काकी, ये रख लो। माँ कहती हैं कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन गांव की मालकिन शांति देवी ने सरला काकी को चौपाल पर बैठे देखा। उसने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और कहा, अरे सरला काकी, आप इतने ठंड में यहाँ क्यों बैठी हो? आप मेरे घर चलो। बिटिया, मेरे जैसे लोग चौपाल पर ही खुश हैं, लेकिन बाकी गरीबों के लिए कुछ कीजिए। उस शाम शांति देवी ने गांव के गरीबों में कंबल और खाना बंटवाया। गोपाल दास ने भी अपनी गलती मानी और मदद के लिए आगे आया। सर्दियों का कहर जारी था।
लेकिन अब गांव में कुछ बदलने लगा था। शांति देवी के पहल के बाद धीरे धीरे गांव के अन्य अमीर लोग भी गरीबों की मदद के लिए आगे आने लगे। अब हर शाम गरीबों के लिए चौपाल के पास आग जलाई जाती और जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और खाना दिया जाता। सरला काकी अब चौपाल पर अकेली नहीं थी। वहाँ हर रात कई गरीब लोग इकट्ठा होते और सब मिलकर ठंड का सामना करते। लेकिन रोहन की माँ की तबीयत अभी भी सुधर नहीं रही थी। एक शाम जब सरला काकी आग के पास बैठी थी, रोहन भागता हुआ आया और काकी से कहने लगा, काकी काकी, माँ की हालत बहुत ख़राब है। काकी, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन काकी मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं हैं। सरला काकी कुछ देर चुप रही। फिर सरला काकी ने अपने पास रखा पुराना चांदी का कंगन रोहन को दिया और कहा, बेटा, ये कंगन मेरी माँ ने मुझे दिया था। तू इसे लेकर सरपंच शिवनंदन चाचा के पास जा, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। रोहन कंगन लेकर सरपंच शिवनंदन चाचा के घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही शिवनंदन चाचा ने रोहन के आंखों में चिंता देखी। अरे ये कंगन तो सरला काकी की माताजी का है। इसका मतलब बात बहुत गहरा है। चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाने का इंतजाम करता हूँ। उसी रात सरपंच जी ने गांव के एक बैलगाड़ी वाले को बुलाया और रोहन की माँ को अस्पताल ले जाने का इंतजाम करवाया। इसी बीच किशोर को रोहन की माँ की हालत के बारे में पता चला। वो अपने पिता गोपाल दास के पास गया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी, हम अमीर हैं, लेकिन हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमारी दौलत किस काम की पिताजी। गोपाल दास ने पहली बार अपने बेटे की बात को ध्यान से सुना और गोपाल दास ने तुरंत रोहन की माँ के इलाज और दवाइयों का खर्च उठाने का फैसला किया। बेटा, तुम सही कहते हो। आज से मैं गरीबों की मदद करूंगा। सरला काकी ने जो किया वो हम सबको सीखने की जरूरत है। अब गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार था। जो अमीर थे उन्होंने गरीबों के लिए गर्म कपड़ों और खाने का इंतजाम किया। गांव के बुजुर्ग जिनके पास पैसे तो नहीं थे, वो अपना समय और श्रम लगाकर चौपाल की मरम्मत करवाने लगे। कुछ हफ्तों बाद रोहन की माँ सुनीता स्वस्थ होकर वापस गांव लौटीं। गांव वालों ने मिलकर उनका स्वागत किया। सरला काकी ने कहा, देखो बेटा, ठंड कितनी भी कड़ी हो, लेकिन इंसानियत की गर्माहट उसे हरा देती है। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने कहा, काकी, आपने सही कहा था। अब मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह लोगों की मदद करूंगा। गांव में धीरे धीरे बदलाव की लहर दौड़ पड़ी थी। अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। गरीब और अमीर मिलकर इस सर्दी को हरा रहे थे। इस जनवरी की सर्द रात ने पारसपुर के लोगों को सिखाया कि दौलत से ज्यादा कीमती इंसानियत है। कठिन समय में छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी की और वीडियो देखने के लिए।